ये ट्रांस फैट होता क्या है? सिस और ट्रांस फैट ये दर्शाता है किसी भी घी या तेल के एक मॉलिक्यूल में बहुत कार्बन एटम्स होते हैं। अगर किसी भी दो कार्बन एटम के बीच में, जैसा कि आप बगल वाली पिक्चर में देख सकते हैं, डबल बॉन्ड है, तो वो होता है अनसैचुरेटेड फैट। सिस या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ये दिखाता है कि उस डबल बॉन्ड के आसपास क्या मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है 3D में। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में जो फोटो उभरी है नीचे, उसमें सिस अरेंजमेंट है। आप देख सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन एक तरफ हैं और एल्काइल ग्रुप दूसरी तरफ है। और अब दाहिने हाथ पे जो फोटो उभरी है वो ट्रांस है, उसमें एक हाइड्रोजन एक तरफ है, दूसरा दूसरी तरफ। आपको ये भी दिख रहा है कि सिस थोड़ा टेढ़ा है और ट्रांस मॉलिक्यूल थोड़ा सीधा है। तो सिस और ट्रांस आइसोमर में फ़र्क क्या होता है? केमिकली तो दोनों सिमिलर हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। जनरली जो ट्रांस आइसोमर होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है फिजिकली सिस के मुकाबले। तो ट्रांस फैटी एसिड्स वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिनके मॉलिक्यूल में कम से कम एक डबल बॉन्ड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करता है। प्राकृतिक रूप से नेचर में जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो सिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ एग्जिस्ट करते हैं, ना कि ट्रांस जो कि ज़्यादा स्टेबल है। हालांकि कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट नेचुरली मिलता है ट्रांस फैटी एसिड्स का, जैसे कि रूमिनेंट्स, गाय, भैंस, बकरी, इनके दूध में बहुत थोड़ा सा, और इनके मीट में भी पाया जाता है। लेकिन ये जो नेचुरली अकरिंग, जो प्राकृतिक रूप से ट्रांस फैट बना होता है, वो नुकसानदायक नहीं माना जाता। तो फिर कौन सा ट्रांस फैट नुकसानदायक माना जाता है? वो जो इंडस्ट्री में बनता है। इंडस्ट्री में कैसे बनता है? ये जो वनस्पति तेल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, इनमें हाइड्रोजन ऐड करके जो डबल बॉन्ड होता है उसको सिस से ट्रांस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अदरवाइज़ जो वनस्पति तेल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, इसके जो फैट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैट होते हैं और वो सारे सिस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, पर इंडस्ट्री को ट्रांस में कर देती है। देखिए ऐसे सिस में हैं और ट्रांस में हो गए तो ज़्यादा स्टेबल हो गए। ठीक है, हमने समझा कि इंडस्ट्री जो है वो सिस फैटी एसिड को ट्रांस फैटी एसिड कर देती है, पर वो ऐसा करती क्यों है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कि अगर मौका मिले तो खाना बनाने वाले या खाना बनाने वाली इंडस्ट्री वो ये चाहेंगे कि हम मक्खन या घी में ही खाना बनाएं, क्योंकि इसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, तो इसमें खाना तलना बहुत आसान और अच्छा रहता है। और दूसरा, इसमें बना हुआ खाना का टेस्ट भी बेटर आता है, ज़्यादा अच्छा आता है, ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और इनमें बनाए गए खाना ज़्यादा टाइम तक रह सकता है, तो एक बार बनाया और उसमें स्मेल आना शुरू नहीं होती जल्दी, क्योंकि सैचुरेटेड फैट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और बटर और घी सैचुरेटेड फैट से भरा होता है। दूसरा कारण ये है कि काफ़ी पहले एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पाया गया था कि सैचुरेटेड फैट मतलब बटर और घी हमारे दिल की सेहत के लिए थोड़े नुकसानदायक हैं, जबकि वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल जैसे ऑलिव ऑयल, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल, ये उतने नुकसानदायक नहीं है। तो ये देखा गया था कि जो वनस्पति तेल है वो घी और मक्खन से ज़्यादा हेल्दी है हमारे लिए, क्योंकि इनमें अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा है। लेकिन वेजिटेबल ऑयल में एक प्रॉब्लम है कि उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो हेल्दी हैं। तो उसकी वजह से वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड तेल रहते हैं, घी जैसे सॉलिड नहीं होते हैं। और क्योंकि उनमें अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा है तो वो धीरे धीरे सैचुरेट, उसमें ऑक्सीजनेशन होती रहती है, जिससे उसमें तिलांद आ जाती है, स्मेल आ जाती है। तो इसीलिए जो खाना इसमें तला गया होता है और बनाया गया होता है वो जल्दी से उसमें स्मेल आ जाती है। ये देखा गया कि जब वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल में हाइड्रोजन ऐड की जाती है तो थोड़े डबल बॉन्ड जो हैं वो तो सैचुरेट हो जाते हैं, और जो बचे हुए डबल बॉन्ड हैं वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं, जो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए जो ये तेल हो जाता है अब वो सॉलिड और सेमी सॉलिड, मतलब बटर जैसा हो जाता है, घी जैसा हो जाता है। तो और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी वही हो जाती है, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसमें तला हुआ खाना भी अच्छे से तला जाता है, उतना ही टेस्टी पाया जाता है और देर तक रहता है, उसमें स्मेल नहीं आती। तो ये माना गया कि हमने घी और मक्खन की जगह तेल भी यूज़ कर लिया, वनस्पति तेल, जो कि ज़्यादा हेल्दी है, और
उसको हमने सॉलिडिफाई भी कर लिया। तो हमने दोनों तरह से फ़ायदे ले लिए कि हम हेल्थियर फैट भी यूज़ कर रहे हैं और वो तेल भी नहीं है, घी और मक्खन जैसे हैं। ये सोच के हाइड्रोजनेशन वेजिटेबल ऑयल की शुरू की गई थी। ये हाइड्रोजनेशन जो है वनस्पति तेलों की, ये 20th सेंचुरी से चल रही है, कि शुरुआत से ही चल रही है, पीछे जो मुख्य कारण बताए गए उनकी वजह से। और कैसे इनके एग्जांपल्स क्या हैं, किस तरह से ये बाज़ार में मिलती हैं, मार्जरीन, वनस्पति घी वगैरह। तो वनस्पति घी को वनस्पति घी इसलिए कहते हैं क्योंकि वनस्पति तेल को हाइड्रोजनेट करके घी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वो वनस्पति घी कहलाता है। अब ये जो हाइड्रोजन ऐड करते हैं वनस्पति तेल में, इतनी ऐड करी जा सकती है कि सारे के सारे बॉन्ड्स, अनसैचुरेटेड बॉन्ड सारे के सारे जो हैं वो सैचुरेट हो जाए। तो उनमें कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो कोई ट्रांस फैट है ही नहीं। लेकिन फुली हाइड्रोजनेट करने के बाद जो फैट बनता है वो इतना हार्ड होता है और इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कि उसको खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं, मतलब सारे बॉन्ड नहीं तोड़ते, थोड़े बहुत को सैचुरेट करते हैं, बाकी जो है वो ट्रांस फैट पर कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए ट्रांस फैट बनाए जाते हैं। पर ये ट्रांस फैट क्यों ख़राब माने जाते हैं? जो अभी रिसर्च चल रही है और पिछले कुछ दशकों में हुई है, उससे ये पता चला है कि ट्रांस फैटी एसिड्स बहुत सारी बीमारियों के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, दिल की बीमारियाँ, धमनियों की बीमारियाँ, ब्रेस्ट कैंसर, प्रेगनेंसी पूरे समय तक ना हो पाना, प्री एक्लेम्सिया होना प्रेगनेंसी में, न्यूबॉर्न बच्चे, नवजात शिशु की आँखों की रोशनी की डेवलपमेंट में गड़बड़ी, उनके नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में गड़बड़ी, कोलन कैंसर, डायबिटीज़ मतलब मधुमेह, मोटापा, एलर्जी, और ये तो लिस्ट बहुत छोटी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जो कि रिसर्च ने ये पाया है ट्रांस फैटी एसिड्स जो है उनके लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा रिसर्च जिसमें हुई है वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस। ट्रांस फैटी एसिड्स खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल, ख़राब कोलेस्ट्रॉल जिसमें होते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वो बढ़ते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं और इंसुलिन का लेवल भी बढ़ता है। और ट्रांस फैटी एसिड्स उस कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जो कि अच्छा होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, जिसमें आता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या HDL। तो LDL और HDL का रेशियो बढ़ जाता है, जो कि हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। बल्कि ये देखा गया है कि जो पहले रिसर्च ने बोला था कि घी और मक्खन हार्ट के लिए अच्छे नहीं है ज़्यादा, ट्रांस फैटी एसिड उससे भी ज़्यादा ख़राब है, कहीं ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड, घी और मक्खन और ट्रांस फैटी एसिड दोनों जो हैं बैड कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ाते हैं, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल पे मक्खन और घी का इफेक्ट नहीं होता, जबकि ट्रांस फैटी एसिड उसको कम करते हैं। तो अच्छी चीज़ को ट्रांस फैटी एसिड्स कम करते हैं। और इंडस्ट्रियल ट्रांस फैटी एसिड जिसको हम TFA बोलते हैं, वो बहुत सारी प्रीमेच्योर दिल की बीमारियों से डेथ के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। ब्रेस्ट कैंसर, ये पाया गया है कि वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को डबल कर देते हैं यदि ट्रांस फैटी एसिड्स लिए जाएँ तो। प्रेगनेंसी में ट्रांस फैटी एसिड्स जो हैं वो बच्चे में भी जा सकते हैं। ये देखा गया है कि जो प्रेगनेंसी है वो फुल टर्म तक नहीं जा पाती है अगर ट्रांस फैटी एसिड का इंटेक ज़्यादा है तो। उसके अलावा प्री एक्लेम्सिया जैसी खतरनाक चीज़ होने का खतरा भी ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी में। प्री एक्लेम्सिया होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। नवजात शिशु की पैदाइश के बाद उसका जो नर्वस सिस्टम डेवलप होता है और आँखों की रोशनी जो डेवलप होती है, उसमें ट्रांस फैटी एसिड प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि एक होता है एसेंशियल फैटी एसिड्स, वो फैटी एसिड्स जो हमको खाने से ही मिल सकते हैं, हमारी बॉडी नहीं बना सकती। तो ये एसेंशियल फैटी एसिड्स नवजात शिशु के नर्वस सिस्टम डेवलप करने के लिए और आँखों की रोशनी डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इनको कहाँ से मिलते हैं? माँ के दूध से मिलते हैं। अगर माँ ट्रांस फैटी एसिड्स खा रही है तो वो दूध में भी आ जाते हैं। तो जो बच्चा दूध पीता है माँ का, उसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स की जगह बच्चे का दिमाग जो डेवलप हो रहा है और आँखों की रोशनी जो डेवलप हो रही है, वो एसेंशियल फैटी एसिड्स की जगह ट्रांस फैटी एसिड्स लेके बनाती है। और क्योंकि एसेंशियल फैटी एसिड्स की जगह ट्रांस फैटी एसिड्स ऐड हो गए हैं,
तो ये जो सिस्टम्स हैं ये ठीक से डेवलप नहीं होते। कोलोन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अब डायबिटीज़, दोनों सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मतलब घी और मक्खन और ट्रांस फैटी एसिड्स जो है वो इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, जिससे कि डायबिटीज़ होने का खतरा होता है। लेकिन ट्रांस फैटी एसिड्स का जो इफ़ेक्ट है वो घी और मक्खन से कहीं ज़्यादा होता है। दूसरा, अगर हम हेल्दी फैट मतलब कि वनस्पति तेल ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो भी जो ट्रांस फैटी एसिड्स खाए हैं उनका इफेक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको कम नहीं कर सकते। तो हमें ये ज़रूरी है कि ट्रांस फैटी एसिड्स को कम मात्रा में ही लिया जाए या बिल्कुल ना लिया जाए। फिर है मोटापा, अगर उतने ही अमाउंट में वनस्पति तेल का इस्तेमाल हो या चलो मक्खन और घी का हो और ट्रांस फैटी एसिड्स का हो तो मोटापा ज़्यादा बढ़ने का चांस ट्रांस फैटी एसिड्स होता है। और वो भी कौन सा मोटापा ज़्यादा बढ़ाते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स? पेट के अंदर का एब्डोमिनल फैट। ये जो एब्डोमिनल फैट होता है ये खुद भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। तो ट्रांस फैटी एसिड्स खुद भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं और पेट के अंदर का फैट बढ़ा रहे हैं, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर से बढ़ रहा है। तो दोनों तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाने से डायबिटीज़ का खतरा तो काफ़ी बढ़ गया। एलर्जी, ये भी देखा गया है कि एलर्जी के चांस भी बढ़ जाते हैं ट्रांस फैटी एसिड इंटेक से, स्पेशली 13-14 साल की उम्र में। जबकि ये एलर्जी से एसोसिएशन जो है वो वनस्पति तेलों से नहीं देखा गया है। चलो, जो समझ में आ गई कि वनस्पति घी, मार्जरीन वगैरह वगैरह ये चीज़ें में ट्रांस फैटी एसिड से जो ख़राब होता है, क्या इनके अलावा भी कोई और सोर्स हो सकती है ट्रांस फैटी एसिड्स की जो हमें पता होनी चाहिए? जो मेजर सोर्स है हमारी डाइट में वो तो यही इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट है, जो कि वनस्पति तेल के पार्शियल हाइड्रोजनेशन से बनती है। लेकिन जैसे हमने पहले डिस्कस किया, थोड़ी मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से भी ट्रांस फैटी एसिड पाए जा सकते हैं, जैसे कि रूमिनेंट एनिमल्स के मीट में, रूमिनेंट एनिमल्स के मिल्क में, लेकिन ये बहुत बेहद कम होते हैं। और ये कुछ रिसर्चर्स ये बोलते हैं कि शायद ये फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो मॉडरेट इनटेक इन चीज़ का बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं लगता है। लेकिन बहुत ज़्यादा खाओगे तो सैचुरेटेड फैट का नुकसान तो देखे गए थे शुरू के रिसर्च में, पर थोड़ी अमाउंट में खाने से लगता है कि शायद ये नुकसान नहीं करते। दूसरा, जब वनस्पति तेल में तला हुआ खाना बार बार उसमें तला जाए, पहले हमने तला, फिर वो ठंडा हो गया, फिर से गर्म करके तला, कई बार तला जाए, तो जो वनस्पति तेल के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो धीरे धीरे ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए खाने के तेल को बार बार गर्म करके फ्राई नहीं करना चाहिए। कुछ कॉमन फूड्स जिनमें कि ट्रांस फैटी एसिड्स हो सकते हैं, जिनको खाने के पहले हमें चेक करना चाहिए, इनके नाम वेजिटेबल शॉर्टनिंग, कुछ पॉपकॉर्न जो माइक्रोवेव में बनती हैं उसके अंदर रेडीमेड ट्रांस फैटी एसिड हो सकता है, मार्जरीन्स, तला भुना खाना, तला हुआ खाना, बेकरी के आइटम, इनमें वेजिटेबल शॉर्टनिंग या बेकरी शॉर्टनिंग या मार्जरीन इस्तेमाल हो सकता है, काफ़ी मात्रा में करते हैं। केक, पेस्ट्री, मफ़िन, डोनट्स। फिर एक चीज़ होती है नॉन डेयरी क्रीमर्स, जो कि चाय और कॉफ़ी में दूध की जगह इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए थे। ये पहले पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल से बनते थे, तो इनमें ट्रांस फैटी एसिड पाया जाता है। तो ये देखना चाहिए उसके पैकेट पे क्या लिखा है। कुछ कंपनियों ने हालांकि अभी शुरू किया है कि हेल्थियर ऑयल से हम नॉन डेयरी क्रीमर बनाएं, पर अभी भी पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल से यानी ट्रांस फैटी एसिड वाले से बनते हैं। फिर आलू के चिप्स, कॉर्न के चिप्स, स्वीट पाइज़ की जो क्रस्ट होती है उसको सॉलिड रखने के लिए उसमें हो सकता है लेबल पे ज़रूर पड़े, कुछ फ्रोज़न पिज़्ज़ाज़, फिर कैंड फ्रॉस्टिंग। इसमें मेन चीज़ होती है शुगर, पानी और ऑयल। जो ऑयल जो होता है वो पार्शली हाइड्रोजनेटेड हो सकता है, तो इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ें। चाहे ये भी लिखा हो कि जीरो ट्रांस फैट है तो भी इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ें। फिर क्रैकर्स जो इंडस्ट्री से बने होते हैं। हिंदुस्तानी खाने की बात करते हैं जिनमें ट्रांस फैटी एसिड हो सकते हैं। कोई भी खाना जो कि पार्शली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल में बना है उसमें ट्रांस फैट होता है। तो पार्शली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल के एग्जांपल्स क्या हैं इंडिया में? ये आते हैं वनस्पति घी के नाम से, मार्जरीन के नाम से, बेकरी शॉर्टनिंग या बेकरी घी के नाम से, और बहुत सारी मिठाइयाँ और बेकरी आइटम्स इन चीज़ों से इंडिया में बनाए जाते हैं।
मिठाइयों को जैसे गुलाब जामुन, जलेबी, बूंदी, लड्डू, बर्फ़ी, इनमें काफ़ी मात्रा में, काफ़ी जगह ये इसी से बनते हैं, वनस्पति घी में। बेकरी आइटम्स, केक, पेस्ट्री, वेजिटेबल पफ जो चाय के साथ फ़ैन खाते हैं वो, पैटी, रस्क, इनमें भी वेजिटेबल शॉर्टिंग या बेकरी घी इस्तेमाल होता है काफ़ी जगह। फिर जो सड़क पे आमतौर पे खाना मिलता है, आलू टिक्की, पापड़ी, चाट, भटूरा, ये वनस्पति तेल में तले जाते हैं क्योंकि बहुत देर तक स्टेबल रहता है, इनको बहुत गहराई से तला जाता है इसलिए। फिर फ्राइड स्ट्रीट फूड जो कि उसी तेल में बार बार गर्म करके तले जाते हैं, जैसे कि समोसा, पकौड़ा, पूड़ियाँ, बार बार जब कोई ग्राहक आता है तो तेल को गर्म करके उनको तल दिया जाता है। उसके अलावा कुछ चॉकलेट्स, सूप, सैलड ड्रेसिंग्स, रेस्टोरेंट, इन चीज़ों में ट्रांस फैट का यूज़ होता है। उसके अलावा जो रेस्टोरेंट में हम खाना खाना जाते हैं वहाँ पे ट्रांस फैट में काफ़ी खाना बनाया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं और ज़्यादा देर तक रहते हैं। उसके अलावा घर में बार बार एक तेल को गर्म करके तलना, उससे भी ट्रांस फैट हो सकता है। घर में आप दिन में 10 बार पूड़ी तल रहे हैं उसी तेल में, तो थोड़े बहुत अमाउंट पर ट्रांस फैट उस तेल में भी बन जाता है। वो चीज़ें इंडिया में जिनमें कि ट्रांस फैटी एसिड्स बहुत नहीं, 0 के करीब होता है, वो हैं देसी घी, मक्खन और रिफाइंड ऑयल्स मतलब वनस्पति तेल वगैरह। अच्छा, तो हमारे खाने में कितना ट्रांस फैटी एसिड जो है वो सेफ्टी लिमिट के अंदर माना जा सकता है? कोई नहीं, कोई सेफ लिमिट नहीं है। इनफैक्ट रिकमेंडेशन ये है कि 0 ट्रांस फैट खाने में होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व की कंट्रीज़ से ये अर्ज की है कि अपने खाने में पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स ख़त्म किया जाए धीरे धीरे। हिंदुस्तान में भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट है, उसने ये डिसाइड किया है कि हम अपने खाने में से ट्रांस फैट बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। इसके लिए फसे ने 2 चीज़ें करी हैं। एक तो जो खाना बनाने वाले हैं उनके ऊपर बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन लगाए हैं कि अगर आपके खाने में ट्रांस फैट है तो वो इस लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आपको लिखना है कि आप इसमें ये इस्तेमाल किया है। और उनको इनकरेज किया जाता है कि आप ट्रांस फैट ना डालें खाने में। और जो खाने वाले लोग हैं जो खरीद के खाते हैं उनके लिए मीडिया कैंपेन फर्स्ट ने किया जो कि वो पढ़ सकें, समझ सकें कि ट्रांस फैटी एसिड्स कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं अपने खाने में से। हम अपने खाने में ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा कैसे कम कर सकते हैं? एक तो जो रेडीमेड इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट से बना हुआ खाना है उसको ना के बराबर ही खाया जाए। घर में जो खाना बने वो पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड एसिड फैटी एसिड से ही बना हो, जैसे कि वनस्पति तेल। वनस्पति तेल के एग्जांपल सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, कैनोला ऑयल, सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल वगैरह वगैरह। जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी खाना इन्हीं तेलों में बनाना चाहिए या घी और मक्खन में बनाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि खाना बनाने में अगर ट्रांस फैटी एसिड्स वनस्पति घी का इस्तेमाल किया जाए तो कमर्शियली बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि ये टेस्टी भी ज़्यादा लगता है लोगों को, लोग आपसे खरीद के खाएंगे भी ज़्यादा और एक बार बनने के बाद वो ठहरता भी ज़्यादा देर तक है तो फेंकना भी नहीं पड़ता। इसलिए जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं वो अपने खाने पे पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल लिखना नापसंद करते हैं या ट्रांस फैट का मेंशन करना भी नापसंद करते हैं और तरीक़ों से इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं। इस सिनेरियो में तो जो खा रहा है उस पर जिम्मेदारी रहती है कि वो देखे कि वो जो खा रहा है उसमें ट्रांस फैटी एसिड तो नहीं है कहीं। तो ख़रीद के खाने वाले जो कंज्यूमर होते हैं उनको सीखना पड़ेगा कि वो कैसे देखें कि इस खाने में ट्रांस फैट तो नहीं है और हैं तो हम उन्हें नहीं खरीदें। इसके लिए आप उस खाने की चीज़ के लेबल को अच्छे से पढ़ें, स्पेशली बेकरी आइटम्स को, और देखें कहीं उस पर लिखा है इंग्रेडिएंट्स में पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल और उसके न्यूट्रिशन लेबल पे ट्रांस फैट कंटेंट कितना है ये भी लिखा होना चाहिए। अच्छा, अगर 0 ट्रांस फैट लिखा है या ट्रांस फैट फ्री लिखा है या 0 ग्राम ऑफ ट्रांस फैट लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं कि ट्रांस फैट उसमें नहीं है, क्योंकि अगर एक मात्रा से नीचे ट्रांस फैट है तो सरकारें अलाउ करती है कि आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं 0 ट्रांस फैट, 0 ग्राम्स ऑफ ट्रांस फैट या ट्रांस फैट फ्री। ये मात्रा कितनी है ये हर कंट्री में अलग अलग होती है। कुछ कंट्रीज़ में ट्रांस फैट फ्री आप लिख सकते हो अगर आपके खाने में 100 ग्राम खाने में 0.5 ग्राम
या उससे कम ट्रांस फैट है तो। लेकिन इंग्रेडिएंट लिस्ट में जब देखोगे तो वहाँ पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल लिखा होगा। इसका मतलब कि उसमें ट्रांस फैट है। 0.5 ग्राम 100 ग्राम खाने में से कम है, लेकिन है। इंडिया में ये जो लेवल है ये अब 0.2 ग्राम हो गया है। मतलब कि 100 ग्राम का जो खाना आप खाओगे उसमें 0.2 ग्राम ट्रांस फैट होगा, तभी आप उसको ट्रांस फैट फ्री लिख सकते हो। उसके अलावा रेडीमेड फूड वही खाओ आप जो कि अनहाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल से बनाए गए हैं, चाहे उसमें घी हो, मक्खन हो या वेजिटेबल ऑयल हो जो कि पार्शली हाइड्रेटेड नहीं है, ये मेंशन होना चाहिए। वैसे तो कमर्शियली बनी हुई चीज़ों को ज़्यादातर खाना ही नहीं चाहिए। फ्राइड और बेक्ड आइटम जो हैं उनको ज़रूरत पड़ने पे कभी कभी खाना चाहिए। ऐसे कौन से रेडीमेड आइटम्स हैं इंडिया में जिसमें पाए जा सकते हैं काफ़ी हाई चांस है ट्रांस फैटी एसिड हो? पैटी, वेजिटेबल पफ होता है जिसका नाम, फैन जो आमतौर पर चाय के साथ काफ़ी लोग खाते हैं, समोसे, आलू चिप्स, केक, पेस्ट्री, नमकीन मिक्सचर, बिस्कुट, रस्क, फिर मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी, गुलाब जामुन, बूंदी वगैरह। अच्छा, यदि आपको कभी कभी किसी ने ज़बरदस्ती की, थोड़ा बहुत आपने 1-2 दाने खा लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलरली ट्रांस फैटी एसिड खाने से हेल्थ ख़राब होती है। इसके अलावा घर में खाना बनाते समय अनहाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल का ही यूज़ करें। थोड़ा बहुत घी और मक्खन भी चल सकता है, लेकिन किसी भी तरह का वनस्पति घी का इस्तेमाल ना करें। तेल में फ्राई करते समय जैसे पकौड़ा, पूड़ी, बहुत देर तक तेल को गर्म मत रखिए, और जो खाना उसमें तला है उसको उसी में छोड़ दिया जाए तेल में, ऐसा ना करिए। दूसरा, उसी ऑयल को बार बार गर्म करके तलने के प्रयोग में मत लाइए। छोटा पैन इस्तेमाल करोगे तो कम तेल यूज़ होगा, तो बचा हुआ तेल थोड़ा ही होगा, और बचे हुए तेल को जो फ्राइंग के बाद बच जाए उसको दोबारा फ्राई करने की जगह उसको कोई सब्जी या दाल बनाने के लिए इस्तेमाल में ले लें। दोबारा फ्राई करने के लिए फ्रेश ऑयल लें।